स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, अर्थात स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां विद्यमान हैं। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है, वह विभिन्न कैंटनों में विभक्त है। इस प्रकार वहाँ जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की आवश्यक परिस्थितियां हैं वो सभी विद्यमान हैं। संसार के समस्त देशों में स्विट्जरलैंड ही मात्र एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को बड़ी मात्रा में अपनाया गया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सामान्य अर्थ एवं आधारभूत लक्षण जानना उपयोगी होगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक ऐसी शुद्ध प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून एवं नीतियों का निर्माण करते हैं। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन एक पूर्ण तथा 4 अर्ध कैंटनों में लैंड्सजीमेंट्स, प्रारंभिक सभा जिसे बोलते हैं हिंदी में, के रूप में शुद्ध प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है, किंतु अन्य कैंटनों और केंद्र में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों द्वारा संवारा गया है। यह उपकरण है लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्यावर्तन। लोकतंत्र जैसा विद्यार्थियों को पता है कि 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग लेती है, अर्थात वह स्वयं लैंड्सजीमेंट्स अर्थात प्रारंभिक सभा में बैठती है, अपने लिए कानून बनाती है और बाहर निकल के नागरिक हो जाते हैं, उन कानूनों का नागरिक की भांति पालन करती है। लेकिन वर्तमान में संसार में बड़े बड़े राज्य हैं, वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है, इसलिए वहाँ प्रतिनिधि प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। चूँकि स्विट्जरलैंड में सभी व्यवस्थाएं हैं, स्विट्जरलैंड के में भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को भी हम 2 प्रकार से देखते हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वो होता है जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग लेती है, और एक वो होता है कि एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह है जिसमें होता तो वह अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, किंतु उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ साधन हैं जिन्हें लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्यावर्तन कहा जाता है, जिनको अपनाकर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बदल दिया जाता है। तो अब हम शुद्ध प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे जैसे जहाँ जनता खुद सभा में बैठती है, वो उनकी जनसंख्या कम होती है, इसलिए सभी व्यक्ति सभा में बैठकर अपने लिए कानून बनाते हैं, अर्थात सांसद की तरह कार्य करते हैं, और जब अपना कार्य पूरा हो जाता है, सभा से बाहर आते हैं, तो नागरिक के रूप में उन्हीं कानूनों का पालन करते हैं। तो वहाँ इसके लिए एक पूर्ण और 4 अर्ध कैंटनों में लैंड्सजीमेंट्स, जिसे प्रारंभिक सभा या जनसभा कहा जाता है, पीपल असेंबली भी कहा जाता है, पाई जाती है। इस प्रकार की सभाएं एक पूर्ण कैंटन जिसे गिलेरस जो कैंटन है, गिलेरस वो पूर्ण कैंटन है, उसमें तथा 4 अर्ध कैंटन ओब वाल्डेन, निड वाल्डेन, इनर अपेंजल, आउटर अपेंजल में पाई जाती है। जनसभा की कार्यवाही में ऐसे सभी नागरिक जिनकी आयु 20 वर्ष या इससे अधिक है अनिवार्य रूप से भाग लेते हैं। जनसभाओं की वर्ष में एक बार बैठक अवश्य होती है और अक्सर यह बसंत के अवसर पर होती है।
आवश्यकता होने पर अधिक बैठकें भी की जा सकती हैं। यह जनसभा अपने कैंटन की व्यवस्थापिका की तरह कार्य करती है। पहला, यह कैंटन का प्रशासन चलाने के लिए अपनी एक कार्यकारिणी परिषद तथा एक अध्यक्ष को चुनती है। यह चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है। दूसरा, जनसभा कार्यकारिणी परिषद द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार करती है। तीसरा, यह बजट में जरूरी होने पर संशोधन भी करती है। चौथा, जनसभा कैंटनों के न्यायाधीशों, प्रमुख अधिकारियों तथा संघीय सभा के लिए कैंटन के प्रतिनिधियों का चुनाव भी करती है। पांचवा, जनसभा प्रभुत्व संपन्न संस्था है, अर्थात वह कैंटन के लिए न केवल कानून बनाती है अपितु कैंटन के संविधान में आंशिक संशोधन भी कर सकती है। तो विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि स्विट्जरलैंड में प्रत्येक कैंटन का अपना अलग संविधान है और वहाँ एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है, जहाँ नागरिक खुद सभा के रूप में कार्य करते हैं और जो भी कार्य एक व्यवस्थापिका के होते हैं वो कार्य वहाँ की लैंडजीमेंट अर्थात जनसभा करती है। दूसरा है लोक निर्णय व आरंभक। 18 कैंटन व 2 अर्ध कैंटन, 18 पूर्ण कैंटन व 2 अर्ध कैंटन अर्थात कुल मिला के 19 कैंटनों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, लेकिन वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को अपनाकर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बदल दिया गया है, जिनमें सबसे पहले है लोक निर्णय। लोक निर्णय अथवा जनमत संग्रह, जिसे रेफरेंडम भी कहा जाता है, का सरल अर्थ है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि उस पर जनता का मत न ले लिया जाए। अगर जनता अपना मत विधेयक के पक्ष में प्रकट करती है तो वह कानून बन जाता है, अन्यथा वह रद्द समझा जाता है। लोक निर्णय मूलतः एक निषेधात्मक व्यवस्था है। विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि लोक निर्णय ये लोकतंत्र का साधन है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ है तो प्रतिनिधि लोकतंत्र अर्थात जनता प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि सभा में बैठते हैं। केंद्र में जैसे संघीय सभा है तो संघीय सभा का चुनाव कैंटनों से किया जाता है, लेकिन लोक निर्णय एक ऐसी या जन्म संग्रह एक ऐसी व्यवस्था है कि सभा यदि वहाँ की संसद व्यवस्थापिका जो भी कोई कानून बनाएगी या विधेयक पारित करेगी वह जनता के लिए जनता के सामने लोक निर्णय के लिए रखा जाएगा। यदि जनता उसके पक्ष में अपना मत प्रकट करती है तो वह कानून बन सकता है, अन्यथा वह रद्द हो जाता है। इस प्रकार अंतिम शक्ति जनता के पास है। भले ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन कानून निर्माण की शक्ति वहाँ की संघीय सभा बनाएगी, कानून बना सकती है, लेकिन वह पास न भी होगा जब वहाँ जनता स्वीकार लोक निर्णय द्वारा स्वीकार कर लेगी। लोक निर्णय 2 प्रकार का होता है, अनिवार्य लोक निर्णय और ऐच्छिक लोक निर्णय। अनिवार्य लोक निर्णय का अर्थ है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित सभी विधेयकों पर लोक निर्णय लिया जाना अनिवार्य होता है। अनिवार्य का मतलब ये वहाँ की व्यवस्थापिका अर्थात संघीय सभा द्वारा जितने भी विधेयक पारित किए जाएंगे वो लोक निर्णय के लिए आवश्यक रूप से रखे जाएंगे। और ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका द्वारा पारित केवल उन्हीं विधेयकों पर लोक निर्णय होता है जिनकी जनता मांग करती है। तो ऐच्छिक लोक निर्णय वो लोक निर्णय हुए जहां जब जनता मांग करे कि इस विधेयक को संघीय सभा जिस विधेयक को पारित करती है उसे हमारे लोक निर्णय के लिए जनमत संग्रह के लिए रखा जाए। इस प्रकार ये 2 प्रकार का लोक निर्णय है। अनिवार्य लोक निर्णय कि वो विधेयक अनिवार्य रूप से जनता के सामने रखे जाएंगे, और ऐच्छिक लोक निर्णय जो जनता की मांग पर जनता के सामने रखे जाएंगे।
अब है संघीय स्तर पर लोक निर्णय का प्रयोग। संघीय स्तर पर भी दोनों प्रकार के लोक निर्णयों की व्यवस्था की गई है। अनिवार्य लोक निर्णय, संघीय स्तर पर अनिवार्य लोक निर्णय धारा 123 के अनुसार, स्विट्जरलैंड के संविधान की धारा 123 के अनुसार सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधनों पर लोक निर्णय अनिवार्य है। संघीय सभा द्वारा जो भी संवैधानिक संशोधन किए जाएंगे वो अनिवार्य रूप से लोक निर्णय के लिए रखे जाएंगे। अर्थात संशोधित संविधान या उसका संशोधित भाग तभी लागू हो सकेगा जब मतदान में भाग लेने वाले स्विस नागरिकों के बहुमत के साथ उसे आधे से अधिक कैंटनों का भी समर्थन मिले। विद्यार्थी समझ गए होंगे कि संवैधानिक संशोधन तभी लागू होगा जब मतदान में भाग लेने वाले स्विस नागरिकों के बहुमत के साथ ही, स्विस नागरिकों का बहुमत के साथ ही आधे से अधिक कैंटन भी उसका समर्थन करें। दूसरा है ऐच्छिक लोक निर्णय संघीय स्तर पर। संघीय स्तर पर ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था सन 1848 ईस्वी के मूल संविधान में नहीं थी, किंतु इसे वैधानिक संशोधन में स्वीकार किया गया है। ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी विधेयक या संधि पर लोक निर्णय लिया जाना तब जरूरी होता है जब उसके प्रकाशन के 90 दिन के अंदर 30,000 नागरिक या 8 कैंटन लोक निर्णय की मांग करें। ये विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि ऐच्छिक लोक निर्णय के लिए जरूरी है कि किसी विधेयक के प्रकाशन होने के 90 दिन के भीतर यदि 30,000 नागरिक या 8 कैंटन लोक निर्णय की मांग करें तो उसे अनिवार्य रूप से, ऐच्छिक रूप से जनता के सामने रखा जाएगा। विद्यार्थी ये भी ध्यान रखें कि कुछ मामलों में लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, जैसे संघीय सभा द्वारा की जाने वाली ऐसी संधियां जो 15 वर्ष या इससे कम समय के लिए की गई हो। दूसरा, ऐसे विधेयक जिन्हें संघीय सभा ने अति आवश्यक, अर्जेंट घोषित कर दिया हो, और वित्तीय विधेयकों पर भी लोक निर्णय नहीं होता है। ऐसे अत्यावश्यक कानून 1 वर्ष तक ही मान्य होते हैं और 1 वर्ष बाद वे तभी लागू हो सकते हैं जब जनता उन्हें लोक निर्णय द्वारा स्वीकार कर ले। दूसरा है कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय का प्रयोग। 18 पूर्ण तथा 2 अर्ध कैंटन, 19 कैंटन, ये हुए 19 कैंटन, 18 पूर्ण और 2 अर्ध कैंटन मिला के 19 कैंटनों में लोक निर्णय की व्यवस्था स्वीकार की गई है। तो अनिवार्य लोक निर्णय 18 पूर्ण कैंटन तथा 2 अर्ध कैंटनों में संवैधानिक संशोधनों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है, किंतु इनमें से 10 पूर्ण व 1 अर्ध कैंटन में सभी साधारण विधेयकों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय किया जाता है। ये कैंटनों के स्तर पर है कि 18 पूर्ण कैंटन तथा 2 अर्ध कैंटनों में संवैधानिक संशोधनों पर अनिवार्य लोक निर्णय किया जाएगा। अगर उन कैंटनों में संविधान संशोधित होता है उन कैंटनों का, तो अनिवार्य लोक निर्णय के लिए रखा जाएगा, किंतु इन्हीं 19 कैंटनों में से 10 पूर्ण और 1 अर्ध कैंटन में सभी साधारण विधेयकों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय लिया जाता है। दूसरा है ऐच्छिक लोक निर्णय। 8 पूर्ण व 1 अर्ध कैंटन में साधारण कानूनों के बारे में ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। इन कैंटनों में यदि मतदाता की एक निश्चित जनसंख्या, जो कि विभिन्न कैंटनों में विभिन्न है, किसी साधारण विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे तो यह लिया जाता है। विद्यार्थी ये ध्यान रखेंगे कि कुछ कैंटनों में साधारण विधेयकों के अलावा वित्तीय विधेयकों पर भी लोक निर्णय लिया जा सकता है, जब इन कैंटनों में व्यवस्थापिका एक निश्चित धनराशि से अधिक व्यय करना चाहती है। इस प्रकार ये कैंटनों एवं संघ स्तर एवं राज्य स्तर
संघीय स्तर एवं कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय की परंपरा है या व्यवस्था है। दूसरा है आरंभक। यह एक भावात्मक अधिकार है जिसके द्वारा साधारण मतदाता प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने के कार्य में भाग लेते हैं। नागरिक जिस विषय पर कानून का निर्माण या संविधान में संशोधन चाहते हैं वे उस संबंध में अपनी ओर से व्यवस्थापिका के सम्मुख विधेयक का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आरंभक जैसे इसके नाम से विदित है कि यह वहाँ के नागरिकों द्वारा संविधान में संशोधन या कानून बनाना है तो उसके लिए नागरिक स्वयं उसका प्रारंभ करते हैं, इसलिए इसे आरंभक कहते हैं। संघ के स्तर पर आरंभक का प्रयोग आरंभक दो प्रकार का होता है। पहला है सविन्यासित आरंभक। सविन्यासित आरंभक जिसका विन्यास वो पूरे तरीके से उसको बना के और तब संघीय सभा के सामने रखा जाता है। इसके अंतर्गत नागरिक अर्थात मतदाता स्वयं किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करते हैं और इसे व्यवस्थापिका के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और व्यवस्थापिका इसे बिना किसी संशोधन के नागरिकों की स्वीकृति के लिए पेश करती है, अर्थात उस पर लोक निर्णय होता है और अगर जनता इसे अपने बहुमत से स्वीकार करती है तो विधेयक कानून बन जाता है। तो सविन्यासित आरंभक का तात्पर्य है कि जनता स्वयं पूरा कानून निर्मित कर देती है, पूरा अरेंज करके पूरे कानून और उसकी जो भी धारा उपधाराएं बना के उसे संघीय सभा के सामने रखती है। फिर संघीय सभा उसे लोक निर्णय के लिए नागरिकों के सामने वापस रखती है। यदि लोग जनता बहुमत से उसे स्वीकार कर लेती है तो ऐसा विधेयक कानून बन जाता है। अर्थात तात्पर्य है कि सविन्यासित आरंभक का कि पूरा विन्यास अर्थात पूरा कानून जनता द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा है अविन्यासित आरंभक। इसके अंतर्गत मतदाता संविधान में आंशिक संशोधन के लिए मोटे मोटे सिद्धांत संघीय सभा के सामने रखते हैं। इस संबंध में दो स्थितियां हैं। अगर संघीय सभा के दोनों सदन आंशिक संशोधन के सिद्धांतों पर सहमत हैं तो वे इन सिद्धांतों को विधेयक का रूप दे देते हैं और इस पर संघ व कैंटन के स्तर पर मत लिया जाता है। अगर संघ की जनता तथा कैंटन अपने विधेयक को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधन लागू हो जाता है। तो अविन्यासित आरंभक का मतलब यह है कि जनता पूरे कानून को न बनाकर उसके मोटे मोटे सिद्धांतों का निर्माण करके संघीय सभा को दे देती है। संघीय सभा बाकी का कार्य खुद करती है उस विधेयक से संबंधित। फिर उसे लोक निर्णय के लिए जनता के सामने रखा जाता है। जनता का बहुमत स्वीकार कर यदि जनता उसे अपने बहुमत से स्वीकार कर लेती है तो वह विधेयक कानून बन जाता है या संविधान में जितना संशोधन वहाँ की जनता चाहती है वो हो जाता है। दूसरा, यह संभव है कि संघीय सभा के दोनों सदन आंशिक संशोधन के दोनों सिद्धांतों पर सहमत नहीं हो तो संघीय सभा इन सिद्धांतों पर संघ की जनता का लोक निर्णय लेती है। यदि जनता रद्द कर दे तो रद्द हो जाता है और स्वीकार कर ले तो संघीय सभा इन सिद्धांतों के आधार पर एक विधेयक तैयार करके उस पर संघ की जनता व कैंटनों की राय लेती है। यदि वे स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधन मान्य हो जाता है। तो इस प्रकार संघ के स्तर पर यह आरंभक का प्रयोग हुआ और अब है कैंटनों के स्तर पर आरंभक का प्रयोग। स्विट्जरलैंड में 17 पूर्ण व 2 अर्ध कैंटनों में दोनों प्रकार संवैधानिक व सामान्य कानूनों के आरंभक की व्यवस्था की गई है, किंतु जिनेवा में केवल संवैधानिक आरंभक की व्यवस्था है। विभिन्न कैंटनों में आरंभक प्रस्तुत करने के लिए भिन्न भिन्न संख्या रखी गई है। जैसे बर्न में 15,000 है। तो इस प्रकार कैंटनों के स्तर पर आरंभक का प्रयोग किया जाता है। ये स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अर्थात शुद्ध प्रजातंत्र किस प्रकार कार्य करता है और ये हमने अब तक अध्ययन किया। अब हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुणों का अध्ययन करते हैं। प्रजातंत्र का शुद्ध रूप।
जैसा हमने पूर्व में पढ़ा कि प्रजातंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शुद्ध प्रजातंत्र होता है क्योंकि इसमें जनता स्वयं शासन में भाग लेती है, या तो खुद भाग लेती है, या प्रजातंत्र के जो साधन है लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्यावर्तन, उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में बदल देती है। दूसरा है राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता का नियंत्रण। लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है, तो जनता में प्रभुसत्ता का निवास अर्थात अंतिम सरकार जनता होती है। तो शुद्ध प्रजातंत्र में हमने लोक निर्णय और आरंभ की इस प्रक्रिया में देखा कि संवैधानिक संशोधन और कोई भी विधेयक संघीय सभा द्वारा बनाने के उपरांत उसको लोक निर्णय के लिए रखा जाता है, या जनता चाहती है वो विधेयक कानून बनते हैं। तो अंतिम मतलब लोकप्रिय प्रभुसत्ता अर्थात जनता में प्रभुसत्ता का निवास है, और कानून निर्माण का जो कार्य है वो सभा की संसद करती है। लेकिन कानून संसद के तभी पारित होंगे जब जनता उसे लोक निर्णय द्वारा स्वीकार करेगी। इस प्रकार राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानून प्रभुसत्ता को नियंत्रित किया गया है। तीसरा है क्रांति से सुरक्षा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में कानून जनता की इच्छा के अनुसार बनते हैं, अतः कानून में जनमत में अंतर नहीं होता, इसलिए कानून राजनीतिक असंतोष को जन्म नहीं देते हैं, अतः क्रांति की संभावना भी समाप्त हो जाती है। कानूनों की ऐच्छिक अनुपालना। चूंकि कानून जहां प्रारंभिक सभाएं हैं जैसे एक पूर्ण और 4 अर्ध कैंटनों में, कुल मिला के 3 कैंटनों में, तो वहाँ जनता स्वयं प्रारंभिक सभा में बैठकर अपने लिए कानून बनाती है, बाहर निकल के नागरिक हो जाती है, तो उन कानूनों का नागरिक की भांति पालन करती है। और जहाँ अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, एक 18 पूर्ण और 2 अर्ध कैंटनों अर्थात 19 कैंटनों में, वहाँ लोक निर्णय और आरंभक जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन है उनको अपनाकर उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में बदल दिया गया है। तो कहने का मतलब कि दोनों ही स्थिति में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में कानून के निर्माण में जनता की पूर्ण भागीदारी होती है, इसलिए जनता ऐच्छिक रूप से कानूनों का पालन करती है। नागरिक अगला है नागरिक चेतना में वृद्धि। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता कानून निर्माण के काम में लगातार भाग लेती है, अतः उसकी नागरिक चेतना में वृद्धि होती है और उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना भी बढ़ती है। अगला है जनता व विधायकों के बीच लगातार संपर्क। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में विधायक व जनता के बीच संपर्क चुनावों के दौरान होता है, किंतु सामान्य काल में प्राय कोई संबंध नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में यह दोष नहीं है। यहाँ लोक निर्णय व आरंभ की प्रणालियों के कारण जनता व विधायकों में लगातार संबंध बना रहता है। उग्र पूंजीवाद से सुरक्षा। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में यह हो सकता है कि राज्य के पूंजीपति व्यवस्थापिका में अपनी लॉबी बना लें और ऐसे कानून बनाएं जो उग्र पूंजीवाद एवं एकाधिकार की स्थापना करें, किंतु प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कानूनों को जनता लोक निर्णय द्वारा रद्द कर सकती है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन की जरूरत नहीं। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाले संघराज्य में संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त होता है। प्राय सभी न्यायाधीश बड़े वर्ग से आते हैं, अतः उनके द्वारा की जाने वाली कानून की व्याख्या अनुदारवादी ढंग से होती है और यह व्याख्या कई बार जनमत से मेल नहीं खाती है, किंतु प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाले संघीय राज्य में यह समस्या पैदा नहीं होती है। यहाँ संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग जनता लोक निर्णय के रूप में करती है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषताएं हुई और इसलिए हम स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के घर के रूप में देखते हैं। धन्यवाद।